बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आरिफ एमटीकैट लेक्चर्स। आज से हम अपने एमटीकैट क्रैश कोर्स 2025 का आगाज़ करने जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हर स्टूडेंट इसे फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकता है, चाहे वो किसी भी प्रोविंस का हो। वो इसे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट घर बैठे एमटीकैट 2025 की तैयारी के लिए। आज की वीडियो में हम केमिकल काइनेटिक्स, जो कि फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है, इससे स्टार्ट लेंगे। ये हमारे पास एक छोटा चैप्टर है जिसे हम इंशाल्लाह बहुत कम टाइम में कवर कर लेंगे। इस चैप्टर में हमारे पास 5 मेजर टॉपिक्स हैं जो कि एमटीकैट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और उनमें से ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं। आज की वीडियो में हम इस चैप्टर के मेजर 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इसके रिमेनिंग टॉपिक्स को कवर करते हुए इसकी एमसीक्यूज़ डिस्कशन पर जाएंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम केमिकल काइनेटिक्स से स्टार्ट लेंगे। ये हमारे पास फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है। ये हमारे पास एक छोटा चैप्टर है। इसमें तकरीबन 5 मेजर टॉपिक्स हैं जो कि एमटीकैट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें से आज हम 3 को कवर करेंगे एंड नेक्स्ट 2 टॉपिक्स हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे इंशाल्लाह। एंड देन हम इसकी टेस्ट डिस्कशन पर जाएंगे। केमिकल काइनेटिक्स जो हमारे पास है, जब आप लेक्चर सुनेंगे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने पास एक नोटबुक और पेन ज़रूर रखें। जो भी इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स हैं आप उन्हें नोट करें, क्योंकि नोट करना बहुत ज़रूरी है। आप जो भी चीज़ें नोट करते हैं वो आपकी मेमोरी का और लर्निंग का पार्ट बन जाती हैं और एक्चुअली आप वही पॉइंट जो होते हैं जो आप नोट डाउन करते हैं वही एमटीकैट में आपके काम आ रहे होते हैं। सो आइए अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। केमिकल काइनेटिक्स हमारे पास एक इंग्लिश वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, जिसका मीनिंग होता है मोशन। कोई भी चीज़ जब मूव कर रही हो या हरकत में हो तो हम उसे काइनेटिक्स कहते हैं। ये हमारे पास बुक में काइनेटिक्स के रिलेटेड एक पॉइंट लिखा हुआ था जो कि एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। इसमें हमारे पास मूवमेंट इन रेट ऑफ मूवमेंट को डिफ़ाइन किया है इन अ फॉर्म ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल काइनेटिक्स का मतलब क्या है? किसी भी रिएक्शन की बात हो रही है तो रिएक्शन में चेंज, किसी भी कंसंट्रेशन में अगर चेंज आ रहा है, इट्स मीन रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव कर रहे हैं। सो वो क्या हो रहा है? चेंज आ रहा है कंसंट्रेशन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की टाइम के साथ साथ। तो ये जो मूवमेंट है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, इसे हम क्या कहते हैं? काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स हमारे पास एक केमिस्ट्री की ब्रांच है। हमारे पास केमिस्ट्री की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, उनमें से एक ब्रांच केमिकल काइनेटिक्स भी है। इसमें हम 4 चीज़ों को स्टडी करते हैं जो कि आपको फिंगर टिप्स पर याद होनी चाहिए। वो कौन सी 4 चीज़ें हैं जो हम केमिकल काइनेटिक्स में डिस्कस करते हैं? आइए देखते हैं। नंबर 1 रेट ऑफ रिएक्शन। हम इसमें रेट ऑफ रिएक्शन को देखते हैं। रेट मीन स्पीड ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन की हमारे पास क्या स्पीड है, किस स्पीड से रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। नंबर 2 फैक्टर। वो कौन से फैक्टर हैं जो उस रेट को या उस स्पीड, रिएक्शन की जो स्पीड है उस पर अफेक्ट कर रहे हैं, या तो उस स्पीड को फास्ट कर रहे हैं या उस स्पीड को स्लो डाउन कर रहे हैं या तो स्टॉप कर रहे हैं। सो नंबर 3 पे है मैकेनिज़्म। मैकेनिज़्म थ्रू विच द रिएक्शन प्रोसीड। मैकेनिज़्म से मुराद वो स्टेप्स हैं। मैकेनिज़्म से यहाँ पे मुराद है स्टेप्स। वो कौन से स्टेप्स हैं जिनसे एक रिएक्टेंट गुजर कर अपने आप को कन्वर्ट कर रहा है इनटू प्रोडक्ट। तो हम उन स्टेप्स को भी यहाँ स्टडी करते हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में इम्पॉर्टेंट होते हैं रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। नंबर 4 है हमारे पास ऑप्टिमम कंडीशन टू यील्ड टू गेट मैक्सिमम यील्ड ऑफ अ प्रोडक्ट। हम उन ऑप्टिमम कंडीशंस को देखते हैं जिनसे हम मैक्सिमम क्वांटिटी में कोई भी प्रोडक्ट बना सकते हैं गिवन रिएक्टेंट के साथ। जैसे हमारे पास रिएक्टेंट ए है और रिएक्टेंट बी है, तो हम कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जो उन पर अप्लाई करेंगे ताकि हमें जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम क्वांटिटी में मिले और हमारा कोई भी रिएक्टेंट लॉस ना हो और हमें बेनिफिट हो। तो हमारे पास केमिकल काइनेटिक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जो आपको याद रखना है, और ये 4 चीज़ों की स्टडी का नाम है इन ब्रीफ। किन चीज़ों की स्टडी का नाम है? रेट ऑफ रिएक्शन, जो कि मतलब स्पीड ऑफ रिएक्शन। फैक्टर अफेक्टिंग रेट, वो कौन से फैक्टर हैं जो इस स्पीड को अफेक्ट करते हैं। मैकेनिज़्म, मतलब स्टेप्स को स्टडी करेंगे कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जिन स्टेप्स से गुजर के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, और उन ऑप्टिमम कंडीशंस को देखते हैं जिनसे हम मैक्सिमम क्वांटिटी में प्रोडक्ट को बना सकते हैं।
अब हम पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। रेट ऑफ रिएक्शन को हम दो तरह से डिफाइन करेंगे, आइए देखते हैं। पहले हमारे पास डेफिनेशन है, अमाउंट ऑफ केमिकल चेंज टेक प्लेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ साथ हमारे पास किसी भी रिएक्शन में केमिकल चेंज आए तो हम उसे कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। और वो चेंज किस चीज़ का होता है, वो केमिकल चेंज होता है। केमिकल चेंज मीन किसी भी रिएक्शन में हमारे पास दो ही चीज़ें होती हैं, एक रिएक्टेंट और दूसरा प्रोडक्ट। सो हमारे पास जो केमिकल चेंज आएगा किसी भी रिएक्टेंट में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में आएगा, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में अगर चेंज आए या कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में आए तो उसे हम कहेंगे केमिकल चेंज। टाइम के साथ साथ हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो होती है वो डिक्रीज़ होती है और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन होती है वो इंक्रीज़ होती है। सो इसे हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। अब हम दूसरी डेफिनेशन को देखते हैं, इंक्रीज़ इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और डिक्रीज़ इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम। मतलब टाइम के साथ साथ आपकी जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो बढ़ती जाती है और आपकी जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज़ होती जाती है। कैसे, आइए देखते हैं इस ग्राफ में। ये देखिए हमारे पास एक ग्राफ प्लॉट है, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हमने टाइम को रखा है और वाई एक्सिस पे हमारे पास यहाँ पे है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ये देखें जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो हमारे पास जो रिएक्टेंट ए की कंसंट्रेशन थी वो मैक्सिमम थी और जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन थी वो हमारे पास ज़ीरो थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया ये रिएक्टेंट ए कंज्यूम होता गया और इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो रही है और ये कन्वर्ट हो रहा है इनटू प्रोडक्ट में। और टाइम के साथ साथ देखें जैसे ही ये कंज्यूम हो रहा है रिएक्टेंट ए की कंसंट्रेशन हमारे पास डिक्रीज़ हो रही है, ये नीचे की तरफ आ रहा है, वैसे वैसे हमारे पास जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो ऊपर की तरफ जा रही है। इट्स मीन ये इंक्रीज़ हो रहा है। ये हमारे पास बी की जो है प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है और रिएक्टेंट ए कंज्यूम हो रहा है, वो कंज्यूम होकर क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बी। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, इंक्रीज़ इन कंसंट्रेशन ऑफ बी हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो रही है। सो इसे हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। इसका फार्मूला देख लेते हैं। ये देखिए रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। इन दोनों की कंसंट्रेशन आपस में क्या हो रही है, चेंज हो रही है, एक बढ़ रहा है एक कम हो रहा है। तो उसको हमने एक वर्ड से डिफाइन किया, चेंज आ रहा है कंसंट्रेशन में रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की विद टाइम। डिवाइड में हम टाइम लिख देंगे। सो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, ये देखिए यहाँ पे लिखे रेट इज़ इक्वल टू डेल्टा एक्स। ये हमने चेंज इन कंसंट्रेशन को एक्स से रिप्रेजेंट किया है और टाइम को टी से। तो ये हमारे पास इन शॉर्ट रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला है, रेट इज़ इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन टी। अब हम रेट ऑफ रिएक्शन को दो तरह से एक्सप्रेस करते हैं, आइए देखते हैं कैसे। ये देखें रेट ऑफ रिएक्शन को हम दो तरह से टू स्पेसिफिक वेज में एक्सप्रेस करते हैं, एक विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट और दूसरा विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट। कैसे, क्योंकि टाइम के साथ साथ हमारे पास जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज़ हो रही है। सो हमने वही फार्मूला यहाँ पर लिखा है, लेकिन डेल्टा एक्स की जगह हमने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लिखनी थी तो यहाँ पे हमने ए को मेंशन किया है और यहाँ पे हमने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को मेंशन करना था तो यहाँ हमने एक्स की जगह बी लिखा है। ये देखें ये फार्मूला में यहाँ पे डेल्टा एक्स था, इसकी जगह हमने यहाँ पे रिएक्टेंट ए पुट किया है और यहाँ पे डेल्टा एक्स की जगह हमने रिएक्टेंट को बी पुट किया है। हमारे पास टाइम के साथ साथ जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो रही है तो हमने उसे माइनस साइन से शो किया है। ये जो माइनस साइन है ये हमें बता रहा है कि टाइम के साथ रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज़ हो रही है और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज़ हो रही है। ये जो पॉजिटिव साइन है ये हमें बता रहा है कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन विद टाइम इंक्रीज़ हो रही है। एक्चुअली ये जो डिक्रीज़ कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की, इसे हम दूसरे तरह भी कहते हैं, उसे हम कहते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस। मतलब टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट ए डिसअपियर हो रहा है या कंज्यूम हो रहा है। और हम विद रिस्पेक्ट टू अगर प्रोडक्ट की बात करें तो ये क्या हो रहा है, ये अगर डिसअपियर हो रहा है तो ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में। इट्स मीन प्रोडक्ट हमारे पास क्या हो रहा है, रेट ऑफ अपीयरेंस। ये बढ़ रहा है तो ये हमें अपीयर हो रहा है, अपीयरेंस का मतलब जाहिर हो रहा है। और रेट ऑफ फॉर्मेशन, और इसकी क्या हो रही है, फॉर्मेशन हो रही है। अब हम बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट की बात करते हैं। किसी भी क्वांटिटी का अगर हम यूनिट मालूम करना चाहते हैं तो पहले हमें उसका
फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला हमने यहाँ पे लिखा है रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। तो चेंज इन कंसनट्रेशन को हमने डेल्टा एक्स से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है और टाइम को टी से। हमारे पास जो ऐसा यूनिट है कंसनट्रेशन का वो हमारे पास होता है मोल पर डी एम क्यूब, और टाइम का जो यूनिट होता है वो होता है सेकेंड। सो मोल पर डी एम क्यूब हमारे पास डिवाइड में है, हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं। और सेकेंड जो है टाइम का यूनिट वो भी हमारे पास डिवाइड में है, उसे हमने डिवाइड में लिखा। और हमारे पास ऊपर कुछ नहीं था तो हमने 1 लिखा। इस फॉर्म को हम इस तरह भी लिखें तो भी करेक्ट है। अब हम मोल को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मोल ही आएगा, और नीचे डी एम क्यूब और सेकेंड को हमने स्लैश डाल के लिखा है क्योंकि ये दोनों डिवाइड में हैं। तो हमारे पास क्या यूनिट आ गया, मोल पर डी एम क्यूब पर सेकेंड। लेकिन अगर हम इस स्लैश को ख़त्म करना चाहें तो हमारे पास ये ऊपर चले जाएंगे, और जब ये दोनों हमारे पास मोल के साथ हम लिखेंगे तो इनकी जो पावर होगी वो माइनस हो जाएंगी, उनके साथ माइनस लग जाएगा, मोल पर डी एम क्यूब पर सेकेंड। तो अगर हमारे पास MCQs आए कि यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन कौन से हैं, उसमें अगर हमारे पास ये लिखा हो तो भी करेक्ट है, अगर ये वाला ऑप्शन में मौजूद हो तो ये भी करेक्ट होगा। पीछे हमने पढ़ा रेट ऑफ रिएक्शन, अब हम पढ़ेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास है चेंज इन कंसनट्रेशन, टाइम के साथ किसी भी रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन में चेंज है तो वो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन होता है। अब एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को डिस्कस करते हैं। कोई भी रिएक्शन, जैसे कि हमारे पास ये रिएक्टेंट ए है, ये हमारे पास बी में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन इनिशियली जब रिएक्शन स्टार्ट होगा तो इसकी जो स्पीड होगी वो हमारे पास फास्ट होगी। ये जल्दी रिएक्टेंट ए जो है वो बी में कन्वर्ट हो रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन यहाँ तक पहुँचेगा मैक्सिमम पे तो इसकी जो स्पीड होगी वो हमारे पास स्लो हो जाएगी। इसी तरह जब सिमिलरली जब हम रिएक्टेंट ए के रिस्पेक्ट से बात करें तो अब हम प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट से बात करेंगे। जब हमारे पास रिएक्शन स्टार्ट होता है तो जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन का रेट होता है वो हमारे पास फास्ट होता है, लेकिन जब एक पीक पॉइंट पे पहुंचता है जो फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट बनने की जो स्पीड होती है वो हमारे पास कम हो जाती है। तो ये जो दोनों कॉन्सेप्ट है हमारे पास के स्टार्टिंग में जब रिएक्शन शुरू होता है तो उसकी स्पीड हमारे पास थोड़ी फास्ट होती है, एंड देन थोड़ी देर के बाद वो स्लो डाउन हो जाती है। इसे हम कहते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को हम एक प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल के साथ एसोसिएट करेंगे तो ये आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आएगा। जैसे कोई भी स्टूडेंट अगर कोई नया काम स्टार्ट करता है या कोई नए कोर्स में इनरोल होता है या न्यू वीडियो गेम लेता है तो वो उसके लिए ज़्यादा एक्साइटेड होता है। जैसे आप अगर अभी MD-CAT के सेशन को स्टार्ट करें तो आप बहुत एक्साइटिंग होंगे इसकी चीज़ों के बारे में जानने के लिए, लेकिन जब आप पढ़ते जाएंगे आप सेंटर में पहुंचेंगे तो आपको लगेगा आपकी जो स्पीड होगी, मोटिवेशन होगी वो थोड़ी कम हो जाएगी। इस तरह बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट के साथ आप इसको रिलेट कर सकते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को, कि जब स्टार्टिंग में रिएक्शन हमारे पास स्टार्ट हुआ तो उसकी स्पीड थोड़ी फास्ट थी, लेकिन टाइम के जब वो पीक पॉइंट पर पहुंच गया तो उसकी स्पीड कम हो गई रिएक्टेंट की। बिल्कुल सिमिलरली हमारे पास जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन है वो स्टार्टिंग में रिएक्शन के बढ़ रही होती है, फास्ट होती है फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट की, लेकिन विद टाइम जब एक पीक पॉइंट पर पहुंचता है तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट जो होती है उसकी स्पीड कम हो जाती है। तो हम इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। इसमें से हमारे पास MCQs आ सकता है। देखें यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, एज द रिएक्शन प्रोसीड द रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे हमारे पास रिएक्शन कोई प्रोसीड होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास क्या हो जाता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन जैसे रिएक्शन आगे बढ़ता जाता है इट्स मीन हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज़ होता है। पहले इनिशियली फास्ट होता है, लेकिन जब देखें यहाँ पे लिखा हुआ है इनिशियली रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होता है, बट ग्रेजुअली हमारे पास क्या होता है, टेपर आउट मीन डिक्रीज, स्लो डाउन हो जाता है। तो ये जो प्रोसीड की बात हो रही है ये आफ्टर टाइम ग्रेजुअली की बात हो रही है। जब हमारे पास रिएक्शन प्रोसीड होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है हमारे पास, डिक्रीज़। 4 ऑप्शन है, इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, रिमेन सेम, नन। तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, डिक्रीज़। तो हमारे पास ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है।
अब हम बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन की। वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन मीन स्पीड ऑफ रिएक्शन। वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन को हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन जो है हमारे पास स्पीड ऑफ रिएक्शन होती है, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन भी स्पीड ऑफ रिएक्शन होती है, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो ओवरऑल बात हो रही है, पूरे रिएक्शन की स्पीड, मतलब रिएक्टेंट किस तरह से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, किस स्पीड से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, उस तमाम की बात होती है, पूरे होल प्रोसेस की बात की जाती है। लेकिन वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन में हम किसी एक पॉइंट पर बताते हैं कि इस पॉइंट पर रिएक्शन की क्या स्पीड है, तो इसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस मीन किसी एक पॉइंट पर। तो ये डेफिनेशन देखते हैं, इट इज़ द रेट ऑफ रिएक्शन, ये भी हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन होता है, बट एट अ पार्टिकुलर गिवन मोमेंट, किसी एक पार्टिकुलर मोमेंट पे। जैसे ये देखें, ये रेट ऑफ रिएक्शन है हमारे पास, इसमें बहुत से पॉइंट्स हैं, लेकिन हम इस पॉइंट पर मालूम करना चाहते हैं। ये हमारे पास एक स्पेसिफिक पॉइंट है, हम इस पॉइंट पर रेट ऑफ रिएक्शन को मालूम करना चाहते हैं। तो ये क्या है, इंस्टेंट, कोई एक टाइम। इंस्टेंट का मीन होता है कोई एक मूवमेंट, कोई एक लम्हा, तो इस पर मालूम करना चाहते हैं, तो ये इसको कहते हैं हम वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन का हमारे पास फार्मूला है dx/dt। रेट ऑफ रिएक्शन का हमारे पास फार्मूला था Δx/t। यहाँ पे हमने स्मॉल d को लगाया है। स्मॉल d का मतलब होता है डेल्टा, मतलब स्मॉल चेंज। ये हमारे पास जो स्मॉल d है, ये हमें शो करा है कि हमारे पास बहुत ही स्मॉल चेंज आएगा। स्मॉल चेंज के लिए हम स्मॉल d को यूज़ करते हैं। किसी एक मोमेंट पर वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन में कितना चेंज आ रहा है, तो वो ज़ाहिरी बात है एक पॉइंट पर मालूम कर रहे हैं, तो वो स्मॉल ही होगा। तो इसलिए हम वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन में यहाँ पर dx/dt लिखते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास ग्राफ है, एक्स एक्सिस पे हमारे पास टाइम है और वाई पे हमारे पास वॉल्यूम ऑफ कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की। अब ये रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है, इसकी ये स्पीड ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन को दिखा रहा है। इसमें हमारे पास बहुत से पॉइंट हैं, अगर हम इस पॉइंट पर मालूम करेंगे तो ये हमारे पास कहलाएगी वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। और इसको मालूम करने का तरीका है, जिस पॉइंट पर भी मालूम करना है वहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करें। टेंजेंट क्या होती है, एक कर्व होता है। अगर हम इस पॉइंट पर मालूम करना चाहते हैं तो हम इस पॉइंट के साथ एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करेंगे, तो ये इस स्ट्रेट लाइन को हम कहते हैं टेंजेंट। इसके रिलेटेड हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट की पॉइंट है, आइए देखते हैं। इंस्टेंटेनियस रेट इज़ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट दैट पॉइंट। इंस्टेंटेनियस रेट हमारे पास क्या होता है, स्लोप ऑफ द कर्व, मतलब ये जो कर्व है इसके साथ जो स्लोप है, इस टाइम पर हमें बताएगा कि हमारे पास वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन क्या है। तो आपने रेट ऑफ रिएक्शन और वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। ये हमारे पास दोनों रेट ऑफ रिएक्शन ही होते हैं, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो हम पूरे प्रोसेस को बता रहे होते हैं कि पूरे प्रोसेस में हमारे पास क्या रिएक्शन की स्पीड रही। लेकिन वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन में हम किसी एक पॉइंट पर बात करते हैं कि इस पॉइंट पर रिएक्शन की क्या स्पीड है। अब हम बात करेंगे रेट लॉ और रेट एक्सप्रेशन की। रेट लॉ और रेट एक्सप्रेशन दोनों हमारे पास एक ही चीज़ें हैं। ये देखें, ये आपने एफएससी में बहुत दफ़ा ये इक्वेशन देखी होगी, रेट इज़ इक्वल टू के, जिसे हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी कहते हैं, के जिसे हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी कहते हैं। और ये हमारे पास है रिएक्टेंट ए जिसकी पावर है x, और ये हमारे पास रिएक्टेंट B जिसकी पावर है हमारे पास y। ये देखें, ये हमारे पास एक रिएक्शन है, A रिएक्ट विद B और कन्वर्ट हो रहा है हमारे पास प्रोडक्ट में। ये दोनों आपस में रिएक्शन कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं, हमारे पास प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, रेट इज़ इक्वल टू के, कि हमारे पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। और यहाँ पर जो हमारे पास आएंगे, यहाँ पर रिएक्टिंग स्पीशीज़ आएंगे। रिएक्टिंग स्पीशीज़ हमारे पास क्या है, जो दोनों आपस में रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट को बना रही हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिएक्शन ए, रिएक्टेंट ए जिसकी पावर है x, और ये है रिएक्टेंट B जिसकी पावर है y। इसको हम कहते हैं रेट लॉ या रेट एक्सप्रेशन।
ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसे हम कहते हैं रेट लॉ या रेट एक्सप्रेशन। ये हमारे पास दो चीज़ों को एक्सप्लेन करती है। ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, इसे हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके दरमियान देखें इज़ इक्वल टू का साइन है। किसी भी इक्वेशन के दरमियान अगर इक्वल का साइन हो तो वो एक्सप्रेशन या लॉ या इक्वेशन बन जाती है। सो ये इस इक्वेशन को हम रेट लॉ या रेट एक्सप्रेशन कहते हैं। ये हमारे पास एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है क्योंकि इसके दरमियान हमारे पास इज इक्वल टू का साइन है और ये दो चीज़ों के रिलेशन को डिफ़ाइन कर रही है। किन दो चीज़ों के क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है, किन दो चीज़ों का, एक मोलर कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इन दोनों की ये क्या है रिएक्टिंग स्पीशीज़, इन दोनों की मोलर कंसनट्रेशन बता रही है, और दूसरा रेट ऑफ रिएक्शन। ये रेट एक तरफ क्या है हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन और दूसरी तरफ क्या है हमारे पास रिएक्टिंग स्पीशीज़ की कंसंट्रेशन। तो हमारे पास इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एक्सप्लेन कर रही है क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को, किन दो चीज़ों के रिलेशनशिप को, एक रेट और दूसरा कंसंट्रेशन ऑफ मोलर स्पीशीज़। एक और डेफिनेशन हमारे पास रेट लॉ या रेट एक्सप्रेशन की आती है, वो क्या है, रेट लॉ इज़ एन इक्वेशन। ये हमारे पास एक इक्वेशन है विथ स्पेसिफाई जो हमें बताती है रेट इन टर्म ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन विद ईच अदर रेज टू सम पावर। मतलब ये हमारे पास एक इक्वेशन है, बिल्कुल सेम वही है, बस वर्ड्स आगे पीछे हैं लेकिन कॉन्सेप्ट वही है कि ये हमारे पास एक इक्वेशन है जिसमें हमारे पास टाइम के साथ चेंज आ रहा है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में, जो कि रेस करिए सम पावर, मतलब रिएक्टिंग स्पीशीज़ की कुछ पावर हमारे पास इंक्रीज़ हो रही है जो कि हमने एक्स और वाई लिखी है। सो इस इक्वेशन को हम कहते हैं रेट लॉ या रेट एक्सप्रेशन। अब हम पढ़ेंगे रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट के बारे में। इस इक्वेशन में ये जो के है, ये के क्या है, ये इसको हम कहते हैं रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी या प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ये तीनों जो नाम है ये हमारे पास इस के, ये जो हमारे पास सिंबल के है इसके ये तीनों नाम हैं। तो कोई भी नाम एमटीकैट टेस्ट में यूज़ हो जाए तो हमें पता होना चाहिए कि ये हमारे पास किस चीज़ की बात हो रही है। ये हमारे पास के की बात हो रही है जो कि रेट लॉ या रेट एक्सप्रेशन में हम यूज़ करते हैं। ये भी हमारे पास दो चीज़ों को रिलेट करता है। इट रिलेट्स द रिएक्शन रेट टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज़। ये हमारे पास दो चीज़ों को रिलेट कर रहा है। किन दो चीज़ों को, देखिए रेट ऑफ रिएक्शन, ये हमारे पास रिएक्शन के रेट को, और दूसरा क्या है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज़, क्योंकि ये इन दोनों के दरमियान में है तो ये भी इन दो चीज़ों को ही रिलेट कर रहा है। नीचे हमने पढ़ा रेट ऑफ कांस्टेंट क्या होता है। अब एक हमारे पास स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी होता है। अब ये स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट में क्या डिफरेंस है, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट हमारे पास रेट कांस्टेंट ही होता है लेकिन इसमें एक डिफरेंस होता है। जैसे कि आप देखिए ये हमारे पास रिएक्शन है, इसकी हमने ये रेट एक्सप्रेशन लिखी है। अगर हमारे पास ये रेट एक्सप्रेशन में ये जो दोनों रिएक्टिंग स्पीशीज़ हैं, रिएक्टेंट हैं, अगर इन दोनों की कंसंट्रेशन हमारे पास 1:1 हो, ए की भी कंसंट्रेशन 1 dm³ हो और बी की भी कंसंट्रेशन 1 dm³ हो, तो हमारे पास जब के इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा, रेट इज़ इक्वल टू के। तो ये जो रेट जो है हमारे पास बराबर आएगा के, तो इसे हम कहते हैं स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। और ये हमारे पास कब आया है, जब हमारे पास दोनों रिएक्टिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की क्या थी, यूनिटी थी। यूनिटी का क्या मतलब 1 dm³। जब हमारे पास दोनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 1 dm³ होगी या यूनिटी होगी तो जो हमारे पास रेट कांस्टेंट आएगा उसे हम कहेंगे स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। अब हमारे पास रेट कांस्टेंट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं। रेट कांस्टेंट जो है हमारे पास वो सिर्फ डिपेंड करता है एक ही चीज़ पे, और वो क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर के इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने से स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आता है। तो ये सिर्फ एक ही फैक्टर पे डिपेंड करता है और वो क्या है हमारे पास, टेम्परेचर। ये तीनों पॉइंट भी पढ़ लेते हैं कि हमारे पास जो के की वैल्यू होती है वो फिक्स होती है। कब फिक्स होती है, एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे। के की एक अपना पार्टिकुलर एक ख़ास टेम्परेचर होता है। अगर हम उसको वो टेम्परेचर दें तो उसकी वैल्यू जो होती है वो हमारे पास फिक्स होती है। लेकिन अगर वो टेम्परेचर चेंज कर दिया जाए तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है।
अगर उस पर्टिकुलर टेम्परेचर से ऊपर चले जाएँ, इंक्रीज़ करें या डिक्रीज़ करें, तो हमारे पास जो के की वैल्यू है वो भी हमारे पास क्या हो जाती है, वेरी। वेरी मीन चेंज। और ये हमारे पास जो के होता है इंडिपेंडेंट होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर। तो ये तीनों पॉइंट एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपने अच्छी तरह से याद रखना है और नोट कर लें। आइए अब डिस्कस करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट में क्या डिफरेंस है। ये जो डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास जो एमसीक्यू में एमसीक्यूज़ आते हैं वो कुछ चीज़ों को रिलेट करके आते हैं और हमारे पास ये कॉन्सेप्ट इतने मिलते जुलते होते हैं कि अगर हम इनको अच्छे से ना समझें तो हमें ये दोनों सेम ही लग रहे होते हैं और इसी वजह से काफ़ी स्टूडेंट जो हैं वो एक्साइटेड होकर अपने एमसीक्यूज़ को गलत पिक कर लेते हैं, ऑप्शंस में से गलत आंसर पिक कर लेते हैं। इस मिस्टेक से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल क्लियर करें और अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो अब हम इन दो कॉन्सेप्ट्स को इस तरह से पढ़ेंगे कि ये आपको लाइफ लॉन्ग याद रहें। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, हमारे पास चेंज ऑफ कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है। हमारे पास रिएक्शन में दो ही चीज़ें होती हैं, एक रिएक्टेंट होती है और दूसरा प्रोडक्ट होती है। अगर उन दोनों की कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वो हमारे पास क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। और इसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है, रेट इज़ इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा एक्स क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन, विद टाइम क्या है, डेल्टा टी से हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। और इसका यूनिट हमारे पास क्या है, मोल पर DM³ पर सेकंड, जो कि हमने पीछे समझा है ये किस तरह से आया है। अब हम बात करते हैं रेट कांस्टेंट की। ये जो हमारे पास हमने ये रेट लॉ लिखी हुई है, इसमें ये जो की है ये हमारे पास क्या है, रेट कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हमारे पास फिक्स होती है एट पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। इसे हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी या प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी कहते हैं और के से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो यूनिट होता है वो हमारे पास कोई फिक्स नहीं होता, ये डिपेंड करता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारे पास क्या होता है, जैसे कि देखिए ये हमारे पास एक रिएक्शन है, इसमें ये दोनों रिएक्टिंग स्पीशीज़ हैं। ये रिएक्टिंग स्पीशीज़ हमारे पास इनकी जो कोफिशिएंट होंगे, जैसे कि पावर होगी x, सपोज़ करें इसके ऊपर जो a के ऊपर पावर है वो हमारे पास 1 है और हमारे पास जो b के ऊपर, b रिएक्टिंग स्पीशीज़ के ऊपर पावर है वो 2 है। अगर हम इन दोनों को सम कर दें 1 + 2 तो हमारे पास 3 आएगा। तो सम ऑफ द पावर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज़ उसे हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो हमारे पास जो रेट कांस्टेंट का यूनिट होता है वो डिपेंड करता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारे पास क्या है, जैसे कि देखें ये दोनों हमारे पास रिएक्टिंग स्पीशीज़ हैं, इन दोनों के ऊपर जो भी पावर गिवन होगी अगर हम उन दोनों पावर को सम अप कर दें, जो हमारे पास आंसर आएगा वो उस रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। जैसे कि आप सपोज़ करें हमारे पास a के ऊपर जो पावर है, फ़िलहाल हमने x लिखी हुई है, सपोज़ करें x हमारे पास 1 है और b के ऊपर जो y लिखा हुआ है y हमारे पास 2 है। अगर हम इन दोनों को सम कर दें 1 + 2 तो हमारे पास 3 आएगा। इट्स मीन इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो हमारे पास है 3, मतलब थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो ये चार्ट है हमारे पास 0 ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। अगर आपके पास रिएक्शन का ऑर्डर थर्ड ऑर्डर आएगा तो इट्स मीन इस रिएक्शन का जो हमारे पास यूनिट है कि इस रिएक्शन में हमारे पास जो के का यूनिट है वो क्या होगा, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। इस चार्ट को आप अच्छी तरह मेमोराइज़ कर लें और इस तरह से आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करके उसका यूनिट ऑफ की आसानी से निकाल सकते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिपेंड करता है हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे और जो रेट कांस्टेंट है वो इंडिपेंडेंट होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे। तो हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो एक चीज़ पे डिपेंड करता है और वो क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और ये हमारे पास इंडिपेंडेंट होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसकी जो वैल्यू होती है वो हमारे पास वेरी करती है टाइम के साथ साथ। कंसंट्रेशन कभी इंक्रीज़ हो रही होती है रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की डिक्रीज़ हो रही होती है। सो इट्स मीन इसकी जो हमारे पास कंसंट्रेशन है वो चेंज हो रही होती है विद टाइम, बट रेट कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है गिवन कंडीशन पर वो कांस्टेंट रहती है, वो चेंज नहीं होती। आज की वीडियो का जो लास्ट टॉपिक है वो हमारे पास है फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। वो कौन से फैक्टर हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, वो हमारे पास यहाँ पे 6 फैक्टर होते हैं। नंबर 1 कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, नंबर 3 टेम्परेचर,
फोर्स, सरफेस टेंशन, रेडिएशन एंड द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। ये जो हमारे पास कैटालिस्ट है ये इन डिटेल टॉपिक है, तो हम इसे डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम इन पांचों की बात करेंगे, तो आइए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। ये हमारे पास दोनों जो होते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इट्स मीन अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को बढ़ाएंगे तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पहले हम समझते हैं कंसंट्रेशन क्या चीज़ है। किसी भी नंबर ऑफ मोल्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम, किसी भी सब्सटेंस के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स या मॉलिक्यूल्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम, वो हमारे पास क्या होती है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को बताती है। सो रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के दरमियान हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन होता है। डायरेक्ट रिलेशन से क्या मुराद होती है कि अगर हम जितने कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की बढ़ाएंगे उतना ही हमारे पास जो रेट होगा वो भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास जैसे कंसंट्रेशन आपने बढ़ाई, हमारे पास नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल जो हैं वो इंक्रीज़ हो गए। नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल इंक्रीज़ होने से क्या हो गया, उनके दरमियान जो फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉलिजन थी उनके दरमियान वो भी बढ़ गई। फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉलिजन बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन डबल होगा, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन जो होगी वो ज़्यादा हो जाएगी। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जो कि है नेचर ऑफ रिएक्टेंट भी हमारे पास एक मेजर फैक्टर है जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है। डिफरेंट सब्सटेंसेस जो होते हैं हमारे पास, जैसे कि सॉलिड या लिक्विड, उनकी जो हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो भी डिफरेंट होती है। उनकी इफेक्टिव कॉलिजन भी डिफरेंट होती है बिकॉज ऑफ उनकी केमिकल चेंज, उनकी जो शेप में चेंज होता है, उनके स्ट्रक्चर में, उनकी नेचर ऑफ बॉन्डिंग डिफरेंट होती है, उनकी फिज़िकल स्टेट में चेंज होता है, जिसकी वजह से उनका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, उनकी जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है फॉर इफेक्टिव कॉलिजन वो भी क्या होती है, डिफरेंट। यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है, जैसे कि देखें, ये हमारे पास नाइट्रोजन ऑक्साइड रिएक्ट कर रही है ऑक्सीजन के साथ और क्या बना रही है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये हमारे पास रिएक्शन क्या है, फास्ट है। नीचे हमारे पास देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन ये रिएक्शन स्लो है। देखिए इनमें हमारे पास कोफिशिएंट जो हैं वो बिल्कुल सेम है और ये दोनों ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्ट कर रही है, लेकिन एक रिएक्शन हमारे पास फास्ट है और दूसरा स्लो है। बिकॉज हमारे पास ऊपर वाला रिएक्शन इसलिए फास्ट है क्योंकि उसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है हमारे पास सोडियम नाइट्रोजन ऑक्साइड की जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो हमारे पास लो है। एक्टिवेशन एनर्जी लो होने की वजह से ये रिएक्शन जो है हमारे पास फास्ट है। और जो नीचे वाला रिएक्शन है हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, ये रिएक्शन स्लो है क्योंकि उसकी जो हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी है ये ज़्यादा है। इसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से ये रिएक्शन हमारे पास स्लो है। ये हमारे पास जो इनकी नेचर की वजह से हमारे पास डिफरेंस आता है। ये क्यों होता है, क्योंकि जो इन सब्सटेंसेस की हमारे पास स्ट्रक्चर है उन दोनों में भी डिफरेंस होता है। उनकी नेचर ऑफ बॉन्डिंग अलग होती है, इनकी फ़िज़िकल स्टेट हमारे पास डिफरेंट होने की वजह से इनकी जो हमारे पास रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी हमारे पास डिफरेंट हो जाता है। एक और एग्जांपल देखते हैं, सोडियम एंड कैल्शियम को जब हम पानी में डालेंगे तो जो सोडियम होगा वो जल्दी रिएक्शन करेगा, जबकि कैल्शियम जो है वो मॉडरेटली करेगा, क्योंकि सोडियम जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को जल्दी से लूज़ करेगा और पानी में डिज़ोल्व हो जाएगा। वैसे हमारे पास ये की पॉइंट है जो कि एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। आयनिक बॉन्ड, जिन भी सब्सटेंसेस में आयनिक बॉन्ड पाया जाता है वो हमारे पास क्विकली जो है रिएक्ट करते हैं एज़ कम्पेयर टू कोवेलेंट बॉन्ड। जिन सब्सटेंसेस में आयनिक बॉन्ड होगा, जैसे कि सोडियम में हमारे पास आयनिक बॉन्ड पाया जाता है, सो उसने रिएक्शन जल्दी किया। जिन सब्सटेंसेस में हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाएगा वो थोड़ा मॉडरेटली रिएक्ट करेंगे। नंबर 3 है हमारे पास टेम्परेचर और रेट ऑफ रिएक्शन के दरमियान भी हमारे पास डायरेक्टली रिलेशन है। ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें उसके लिए टेम्परेचर को भी इंक्रीज़ करना होगा। जैसे कि ये एग्जांपल देखें,
H2 एंड O2 ये हमारे पास ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर कंबाइन नहीं होते, लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट को बना लेते हैं। हमारे पास एक थंब रूल है जिसके अकॉर्डिंग कहा जाता है कि अगर हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को बढ़ाएं, 10 केल्विन टेम्परेचर को बढ़ाएं, तो हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जो भी रिएक्शन का होगा वो डबल हो जाएगा। डबल कब होगा? जब हम 10 केल्विन टेम्परेचर को बढ़ाएंगे। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है जो मैंने ऑरेंज कलर से लिखी है, ये MCQs में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है कि अगर आप 10 केल्विन टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन आपके पास क्या हो जाएगा। ऑप्शंस में हमारे पास डबल होता है, हाफ होता है, रिमेन कांस्टेंट, नन ऑफ दीज या ऑल ऑफ दी अबव होता है। सो ये बात आपने याद रखनी है, जब भी आप 10 केल्विन टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो आपके पास क्या हो जाएगा? डबल। क्यों डबल हो जाएगा? इसलिए हमारे पास 3 रीज़न है। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से आपके पास वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। इससे क्या होगा? वेलोसिटी, मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी बढ़ने से उनके दरमियान जो फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉलिजन है वो भी बढ़ जाएगी, और फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉलिजन बढ़ने से क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ गई, और जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है, थ्रेशोल्ड एनर्जी या एक्टिवेशन एनर्जी वो भी डबल हो जाएगी। आपको पता ही होगा थ्रेशोल्ड एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है, जो भी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है रिएक्टेंट को रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए, उसे हम कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो वो भी हमारे पास क्या होती है? डबल हो जाती है। जब वो डबल हो जाती है तो नंबर ऑफ़ कॉलिजन जो होती है मॉलिक्यूल के दरमियान, कॉलिजन का मतलब होता है टकराव, मॉलिक्यूल जो आपस में टकराते हैं वो हमारे पास उनकी जो स्पीड होती है वो भी बढ़ जाती है। इससे ऑटोमेटिकली क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है। जैसे ही आपने 10 केल्विन टेम्परेचर को बढ़ाया, रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो गया। क्यों? क्योंकि आपने वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन को बढ़ाया, इन रिजल्टिंग क्या हुआ? फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ गई, उनके दरमियान जो इफेक्टिव कॉलिजन थी, जो मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ टकराते थे, वो डबल हो गई, वो इंक्रीज़ हो गया। क्योंकि आपने काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की बढ़ा दी। टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाएंगे मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से मुराद क्या है? उनको जो आपने मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इफेक्टिव कॉलिजन के लिए, थ्रेशोल्ड एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, वो भी डबल हो गई। ऐसा रिज़ल्ट क्या हुआ? आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो गया। ये देखें, ये हमारे पास एक ग्राफ है, ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है और यहाँ पे है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इन KE। ये हमारे पास देखिए टेम्परेचर T1 था, तो ये हमारे पास जो ग्राफ है ये कितना टॉप पर गया है, कितना ऊपर जाकर फिर ये देखिए ये ऊपर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। इसके बाद एक पीक पॉइंट पर पहुंचकर ये नीचे आ रहा है और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन ये देखिए जैसे ही हमने टेम्परेचर को T1 से T2 किया तो ये जो पाथ है ये हमारे पास फ्लैट हो गया। इट्स मीन ये जल्दी रिएक्टेंट जो है ये जल्दी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए, और जो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो गया? बढ़ गया। रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया। ये जो हमारे पास शेडेड एरिया है ये है थ्रेशोल्ड एनर्जी। यहाँ पे थ्रेशोल्ड एनर्जी कम थी, लेकिन यहाँ पे देखिए ये हमारे पास, ये जब हमारे पास हमने टेम्परेचर T2 किया तो ये हमारे पास थ्रेशोल्ड एनर्जी भी क्या हो गई? बढ़ गई। ये हमारे पास कॉलम इतने से इतना हो गया। इस टॉपिक में से हमारे पास कुछ MCQs आती हैं जो कि मैंने यहाँ पे लिखी हैं। फूड हमारे पास जो है वो डीकम्पोज होता है एट डैश रेट व्हेन कुक्ड। जब हम खाने को पकाते हैं तो हमारे पास खाना डीकम्पोज होता है किस रेट पर? स्लो रेट पे। फूड स्टोर्ड एट, अगर हम खाने को स्टोर करें 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो वो कितने टाइम के लिए हमारे पास स्टोर रहता है? सेवरल डेज़ के लिए। सो अगर MCQ में पूछा जाए कि अगर आपको सेवरल वीक्स के लिए फूड को स्टोर करना है तो वो टेम्परेचर क्या होगा? सो वो टेम्परेचर आपके पास होगा -5 डिग्री सेंटीग्रेड टू -2 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर सेवरल मंथ के लिए खाने को आपने स्टोर करना है तो वो टेम्परेचर क्या होगा? -18 डिग्री सेंटीग्रेड। अब नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 4 सरफेस एरिया। अब हम सरफेस एरिया की बात करेंगे। सरफेस एरिया भी हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। जितना आप सरफेस एरिया को बढ़ाएंगे उतना रेट ऑफ रिएक्शन भी हमारे पास क्या होगा? डबल होगा। इसकी आपको मैं एग्जांपल रियल लाइफ से एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आप कपड़े धोने के बाद उन्हें बिल्कुल सीधा फैलाते हैं, उन्हें अगर आप
बिल्कुल सीधा फैलाएंगे तो उनका जो सरफेस एरिया है वो हमारे पास बढ़ जाता है, उतनी जल्दी वो हमारे पास कपड़े जो हैं वो सूख जाते हैं। अगर आप उन कपड़ों को तंग करके बिछाते हैं, मतलब तार पे कम स्पेस है, अगर आपने तंग करके उन कपड़ों को बिछाया है तो वो सूखने में ज़्यादा टाइम लेंगे, क्योंकि आपने उनका सरफेस एरिया कम कर दिया है। अगर आप उन्हीं कपड़ों को खुला खुला बिछाएंगे तार पर, तो उन कपड़ों में जो कपड़े हैं वो जल्दी सूखेंगे, उन पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है, मतलब धूप जो उन पर रिएक्ट करेगी वो ज़्यादा करेगी और इस तरह वो कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। तो ये तो थी हमारे पास रियल लाइफ से एग्जांपल। अब हम एक सॉलिड, इसको हम दो तरह से पढ़ेंगे। सॉलिड में हमारे पास सरफेस एरिया का क्या कॉन्सेप्ट है और लिक्विड में क्या है। सॉलिड और अमॉर्फस जो होती है वो हमारे पास पीस ऑफ मार्बल रिएक्ट स्लोली। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल सपोज़ करें एक पीस ऑफ मार्बल है जिसे आपने रिएक्ट करवाना है, वो स्लोली रिएक्ट करेगा। लेकिन अगर आप उसी मार्बल को चॉप कर दें और डिवाइड कर दें स्मॉल पार्टिकल में, तो वो जल्दी जल्दी रिएक्ट करेगा। विगोरसली का मतलब है फास्टली। वो हमारे पास पाउडर जो मार्बल होगा वो जल्दी रिएक्ट करेगा, क्योंकि उसके जो पार्टिकल हैं उस पर हर तरफ से रिएक्शन हो रहा होगा, उसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उस पर ये रिएक्शन फास्ट क्यों हुआ, क्योंकि आपने उसे डिवाइड करके, उसे चॉप करके उसका सरफेस एरिया है वो बढ़ा दिया है। जैसे कि देखें, ये हमारे पास पीस ऑफ मार्बल है, इस पर अगर रिएक्शन होगा तो इस पर देखिए चार ही तरफ से रिएक्शन हो पा रहा है। लेकिन अगर आपने इसी मार्बल को चॉप कर दिया है, स्मॉल पार्टिकल में डिवाइड कर दिया है, तो इसका जो आपने क्या किया है, सरफेस एरिया को बढ़ा दिया है। अब इस तरफ से, इस पर हर तरफ से रिएक्शन हो रहा है, हर पार्टिकल पे खुद से रिएक्शन लगाया जा रहा है। तो आपने इसका सरफेस एरिया पहले इतना सा था, अब आपने बढ़ाकर इतना सा था सरफेस एरिया, अब आपने बढ़ाकर इतना ज़्यादा कर दिया है। तो जैसे ही आप सरफेस एरिया को बढ़ाएंगे, वैसे ही हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, हायर हो जाएगा। इसको आप इस शॉर्ट ट्रिक से याद रखें कि रेट ऑफ रिएक्शन आपने बढ़ाया तो मॉलिक्यूल के दरमियान जो है वो कोलिजन भी बढ़ गई, और उस कोलिजन के बढ़ने की वजह से एज अ रिज़ल्ट हमारे पास क्या हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज़ हो गया। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अब हम बात करेंगे रेडिएशन की। रेडिएशंस हमारे पास वेव्स को कहते हैं। कुछ हमारे पास ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं जो कि हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करते। अगर आप दोनों रिएक्टेंट को मिला भी दें तब भी हमारे पास कोई रिएक्शन नहीं होगा। ऐसा क्यों होता है कि वो जो रिएक्शन होते हैं वो हमारे पास ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन होते हैं। उन्हें ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो जो रिएक्शन होता है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करते, वो हमारे पास जो होते हैं वो लाइट पर डिपेंड करते हैं। जैसे ही हम उन रिएक्शंस को लाइट प्रोवाइड करते हैं एक सर्टेन वेवलेंथ की, तो वो जो हमारे पास रिएक्टेंट होते हैं वो उस लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और अपने रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। ऐसे केमिकल रिएक्शन जो कि डिपेंड करते हैं लाइट पे रिएक्शन करने के लिए और अपने आप को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, ऐसे केमिकल रिएक्शंस को हम कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शंस और ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। ज़ीरो ऑर्डर क्यों कहते हैं, क्योंकि वो हमारे पास जो होते हैं वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करते। इट्स मीन ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ज़ीरो ऑर्डर क्यों है, क्योंकि कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं करते। तो जिस पर डिपेंड करते हैं वो क्या चीज़ है, लाइट रिएक्शन। इस लाइट की वजह से हम उन्हें कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। वो जो हमारे पास हम उन्हें लाइट प्रोवाइड करते हैं वो उस लाइट को दो कामों के लिए यूज़ करते हैं। एक तो अपने केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए और दूसरा ब्रेकिंग केमिकल बॉन्ड। उन रिएक्टेंट के दरमियान जो भी बॉन्ड होते हैं उनको ब्रेक करने के लिए तो इस्तेमाल करते हैं और दूसरा अपने केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे जैसे हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट को बढ़ाएंगे वो ज़्यादा उनको जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को है वो ज़्यादा एनर्जी मिलेगी और वो अपने बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस को इंक्रीज़ करेंगे और उनका जो रिएक्शन क्या होगा, स्पीड अप होगा। स्पीड अप से मुराद रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। ये हमारे पास एग्जांपल है रेट ऑफ रिएक्शन के। H2+Cl2 हमारे पास हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में रिएक्ट नहीं कर रहे जब तक हम उन्हें लाइट प्रोवाइड नहीं कर रहे, लेकिन जैसे ही हमने इनको लाइट प्रोवाइड की, सनलाइट, तो इन दोनों ने आपस में रिएक्ट करके क्या बना लिया, HCl।
और हमारे पास क्या एग्जांपल है, हमारे पास ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की या रेडिएशन की या फोटोकेमिकल रिएक्शंस की, फोटोसिंथेसिस और फोटोग्राफी। ये एग्जांपल एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शंस में आपको कुछ भी एग्जांपल्स दी हुई होंगी और आपको बोला जाएगा कि इनमें से कौन सी एग्जांपल्स हैं जो कि फोटोकेमिकल रिएक्शंस की नहीं है। लेकिन अगर आपको उसमें से आप आंसर तभी पिक कर सकेंगे जब आपको पता होगा कि फ़ोटोकेमिकल रिएक्शन के एग्जांपल कौन से हैं। जो कौन सी होंगी आपको पता होगा, उनको आप माइंड में रख लेंगे, तो उन सब के अलावा जो हमारे पास एक न्यू नाम होगा वो उस एमसीक्यूज़ का जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में हमने केमिकल काइनेटिक्स के 3 टॉपिक को डिस्कस किया। नंबर 1 रेट ऑफ रिएक्शन, नंबर 2 वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, एंड देन हमने रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट में डिफरेंस पढ़ा। एंड इन लास्ट हमने उन फैक्टर्स को पढ़ा जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, या तो स्पीड अप कर देते हैं या तो स्लो डाउन कर देते हैं। और उन फैक्टर्स में से भी हमने 4 पढ़े हैं। नंबर 1 कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, नंबर 2 नेचर ऑफ रिएक्टेंट, नंबर 3 सरफेस एरिया, नंबर 4 टेम्परेचर एंड नंबर 5 रेडिएशन। अगर आपको इस लेक्चर में से किसी भी टॉपिक में स्टिल कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके उस पॉइंट को पूछ सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो से आपको बहुत फ़ायदा हुआ होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा और दुआ है कि अल्लाह पाक आपको आपकी मेडिकल जर्नी में कामयाब करे और आपको आपके डिज़ायर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिलवाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत रखिएगा ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।